लेक्चर नंबर, मैंने क्वेश्चन 8 करवाना है लेकिन ये मैं बता देता हूं क्वेश्चन 4 ये आपका होमवर्क होगा। इस टॉपिक में काफी सवाल आपको होमवर्क में दिए हैं। तो लेक्चर नंबर 45 है सीएमए का। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इस क्वेश्चन के साथ अगर मैं इसको पढ़ूं, इस क्वेश्चन के साथ पहला प्रॉब्लम ये है कि इस इदारे ने ना फुल कैपेसिटी के ऊपर कंपनी की पहले ही प्लानिंग करके दे दी आपको डाटा, लेकिन वो जो डाटा प्लान करके दिया है वो जरूरी नहीं है ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल प्लान पे नहीं दिया, खुद से को प्लानिंग कर दी है कि हमने इतने यूनिट बेचने हो तो इतने खुद बना के बेचेंगे, बाकी इंपोर्ट करके बेचेंगे। वो आप कहेंगे छोड़ो दफा करो इसका डाटा, आपने इसमें से सेल्स की डिमांड उठानी है, बाकी उनके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या जो उनके इंपोर्ट यूनिट्स हैं वो प्लान आपको कहेंगे जी हमें क्या लगे, इनका प्लान पता नहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है कि नहीं। अगर होता तो ये नीचे रिक्वायरमेंट में क्यों देता, आपको ऑप्टिमल प्लान मांगा हो शायद रिक्वायरमेंट में। इन्होंने भी प्लानिंग की हुई है, सेल के यूनिट भी दिए हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स भी दिए हैं और नीचे क्या दिए हुए इंपोर्ट के। तो आपने इनके प्लान को इग्नोर करना है, आपने डिमांड उठानी है और अपने हिसाब से सवाल करना है। जब आप सवाल हल करने जाएंगे तो सबसे बड़ा मसला आएगा, सारा डाटा मिलियंस में दिया हुआ है, हमें तो एक यूनिट का डाटा चाहिए होता है, ये तो रकमें सारी मिलियंस में दी हुई हैं। तो अब आपको ये रकमें पर यूनिट पे कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर इस सवाल में अगर मैं सेल प्राइस निकालना चाहूँ पर यूनिट, वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन चलो अगर मुझे सेल प्राइस चाहिए हो तो उसने सेल्स मिलियन में दी हुई है रुपीज़ में, तो उसको ऊपर डिवाइडेड बाय सेल यूनिट्स करोगे। अब आपको डाटा पहले पर यूनिट पे कन्वर्ट करना है फिर हल हो सकता है, नहीं तो नहीं होना, खपते रहोगे। मिलियंस में कभी भी डाटा लेके हल नहीं करना, हमें तो पर यूनिट पे चाहिए होता है। करो ज़रा यार, साथ साथ बताओ मुझे, पहली प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है 6000, दूसरे की, अब आपने सारों की सेल्स की जो टोटल मिलियंस में अमाउंट है डिवाइडेड बाय, पहले डाटा कंपाइल करो, हल तो बाद की बात है। बच्चों को पेपर में ये नहीं समझ आई थी इतनी बड़ी बड़ी रकमें क्यों दी हुई हैं, बेटा उसने जानबूझ के आपको तंग किया है। जो पिछले सारे सवालों में डाटा पर यूनिट दिया था ना, यहां उसने सारा डाटा मिलियंस में दिया है। अब बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो इसको पर यूनिट पे कन्वर्ट करे। जो बच्चा कर लेगा उसका सवाल सीधा, जो नहीं कर पाएगा वो खपता रहेगा बेचारा। अच्छा सारों के हो गए 6000 रुपए पर यूनिट सेल प्राइस, 5000 और 7000 पर यूनिट सेल प्राइस आ गई। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स दिए। इन सबको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को जमा करो क्योंकि तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं। मेरी बात समझ रहे हो, मैं शॉर्टकट लगाने लगा हूं। डायरेक्ट मटेरियल जमा मिलियंस में है, जमा डायरेक्ट लेबर जमा वेरिएबल एफओएच, तीनों को जमा करो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलियन में आ जाएगी। इसको डिवाइडेड बाय सेल यूनिट्स ना कर देना क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको प्रोडक्शन यूनिट्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिक्स आगे बीच में 4200 आती है पर यूनिट, इसमें मटेरियल भी पर यूनिट आ चुका है, लेबर भी। मुझे बात समझो और जवानों, क्या कह रहा हूं भाईजान, क्या कह रहा हूं, आप मेरे साथ हैं, देख रहे हो। मटेरियल कितना था जरा मिलियंस में बताना, टोटल 4800 मिलियन के 48 मिलियन, 48 मिलियन प्लस 45 मिलियन प्लस 33 मिलियन, तो ये टोटल करोगे तो ये 126 मिलियन की ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। इसको ना सेल यूनिट्स पे कर देना। ये गलती बच्चों ने पेपर में भी की थी, सर जी कुछ चीज़ों को आप सेल यूनिट पे डिवाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप यूनिट प्रोड्यूस पे क्यों कर रहे हैं। बेटा जो फैक्ट्री की कॉस्ट होती है ना, मटेरियल लेबर, ये डिपेंड ही यूनिट प्रोड्यूस पे करती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स पे। और सेल रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, ये हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी किया था। जो बच्चा अलहदा करेगा वो मटेरियल को अलहदा डिवाइड कर रहा होगा, लेबर कॉस्ट को अलहदा, वो अपना टाइम जाया कर रहा है, बाकी वो गलत नहीं है बच्चा। टाइम बहुत कीमती होता है पेपर में। ऐसे ही पहली कि इन्होंने निकाला 4200, दूसरी प्रोडक्ट का किसी ने निकाला हो 30, अच्छा 3000 है, 3008,
और तीसरी का और नहीं, ये गलती है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दिखाना मैं बताता हूँ। टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। आपके प्रोडक्शन यूनिट है 25,000, ये 32 नहीं है 25,000 है, इसको ठीक कर लो रकम को, 32 की जगह 25 है, ये 25 के प्रोड्यूस है, 10 इंपोर्ट है, टोटल 35 सही है। अब आपका ठीक आएगा, प्रोड्यूस 25 है दूसरी प्रोडक्ट के, टाइपिंग मिस्टेक। हाँ जी 3850 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दूसरी प्रोडक्ट की, तीसरे की 5600 सबकी आ गई है। ओ बेटी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता लग गई है कैसे आई है। इंपोर्ट जो किए यूनिट इनके प्लान के मुताबिक जो इंपोर्ट होंगे, वैसे तो ये प्लान को हम तो मारेंगे गोला, हमने तो बस अभी डाटा कन्वर्ट करना है। इंपोर्ट के लिए नीचे कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ, ये भी मिलियंस में दिया, और मुझे तो परचेज, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के मुल्क से परचेज कर रहे हैं, मुझे परचेज कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है, मुझे टोटल नहीं चाहिए बेटा। तो ये जो मिलियंस में इंपोर्ट की कॉस्ट दी है, इसको डिवाइड कर लो इंपोर्ट यूनिट्स पे, 5700 ये परचेज कॉस्ट है पर यूनिट 5700। अगला 4700 और अगला 376720। ये जरा सब चेक करो प्लीज, ऐसे ही है 67 नहीं निकल रही, आ रही है, ये क्या निकली है पर यूनिट कॉस्ट, ऐसे ही है। इस सवाल में शॉर्टेज किस चीज की बताई है, को बता सकता है क्या चीज लिमिटेड है, बताया उसने कि नहीं, फिर कहां से पता चल रहा है। हाँ लेकिन कोई चीज लेबर आवर नहीं दी है, कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है मशीन आवर यूज्ड इन, और ये भी टोटल दिए हुए हैं, और हमें पर यूनिट चाहिए होते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन प्लान इन्होंने जो बनाया हुआ है ये 100% कैपेसिटी पे बनाया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों घंटों को जमा करो जरा, तीनों को जमा करोगे तो ये पूरी इदारे की टोटल घंटों में कैपेसिटी आ जाएगी। ये अवेलेबल घंटे हैं। इस सवाल में ना मैंने कहा था लिमिटिंग फैक्टर 3 चीज़ों में से कोई एक हो सकती है, या मटेरियल के केजी लीटर, या लेबर आवर, या मशीन। इस सवाल में मजबूरन क्योंकि कुछ और डाटा तो दिया नहीं, सिर्फ एक ही रकम आ रही है मशीन आवर, तो हम गेस कर रहे हैं कि इसमें मशीन आवर टोटल ये लिमिटिंग है, ये टोटल अवेलेबल है। मसला ये एक यूनिट के मशीन आवर भी छुपे पड़े हैं, तो वो निकालो, मशीन आवर पर यूनिट क्या होंगे निकालो। ये जो टोटल मशीन आवर हैं प्रोडक्ट ए के, बी के, सी के, जो भी नाम है प्रोडक्ट के, पहली प्रोडक्ट के मशीन आवर को बताए क्या आएंगे, कितने हैं मशीन आवर, टोटल कितने दिए हुए थे, और उसके साथ इंग्लिश में लिखा हुआ था मशीन आवर यूज्ड इन प्रोडक्शन, मशीन आवर यूज्ड इन प्रोडक्शन, मशीन आवर यूज्ड इन, तो कितने मशीन आवर हैं, 240,000 डिवाइडेड बाय 30, 8 घंटे पर यूनिट। दूसरे में कितने हैं, 7 घंटे। प्रोडक्शन यूनिट 25 थे, वो मैंने करेक्शन कराई है, तो 25,000 कराए थे प्रोडक्शन यूनिट्स, 9, तीसरे 12। अच्छा जी जी वेरिएबल में हाँ कर सकते हैं, या एक एक रकम को पर यूनिट करो, मटेरियल अलग लेबर अलग, वो टाइम ज़ाया होगा, कर सकते हैं जी, मैंने कहा था। अच्छा इस सवाल में वो ये कहता है कि आप जिससे इंपोर्ट करते हैं वो आपसे कहता है मैं आपको डिस्काउंट देने को तैयार हूं। हमने काफ़ी बहसों मुबाहिसे के बाद फैसला कर लिया है कि हम डिस्काउंट लेंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी। तो अभी आप क्योंकि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्वांटिटी का ही तो फैसला करना है, इसीलिए आप इस अजम्पशन पे सवाल हल करेंगे कि हम डिस्काउंट लेना चाहेंगे, और जिस प्रोडक्ट का डिस्काउंट लेना चाहेंगे उसको रैंकिंग में जब लाएंगे, अगर वो पहले नंबर पे आ गई तो ख़ुद बनाएंगे, दूसरे तीसरे नंबर पे आ गई
तो सप्लायर से लेंगे और आप देखिएगा ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। आपने डिसीजन मेकिंग करते हुए क्या करना होता है, फ्यूचर के तमाम बेनिफिट जो पॉसिबल हैं उनको अभी डिसीजन मेकिंग में अकाउंट फॉर करना है, क्योंकि एस्टिमेटेड डाटा से डिसीजन होना है। एक हमारे पास यूनिट कितने का इंपोर्ट हो रहा है अभी, अगर अभी जो प्लान में डाटा दिया था, एक यूनिट की इंपोर्ट कॉस्ट क्या थी, अभी आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले, एक यूनिट की इंपोर्ट कॉस्ट पता नहीं 5700 बताई थी क्या 50, जब इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपको ये 5700 का नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में क्या पड़ेगी कॉस्ट, फ्यूचर का डाटा लेना है 48, ये लेके डिस्काउंटेड रकम लेके चलना है। हालांकि बच्चे कहते हैं अभी लिया तो नहीं, बेटा लिया कुछ भी नहीं, हम तो डिसीजन मेकिंग ही फ्यूचर के डाटे पे करते हैं। इस एजम्पशन पे हो रही है कि हम डिस्काउंट लेने की नीयत, और वैसे भी उसने लिखा हुआ है, सप्लायर ने कहा मैं ऑफर कर है, कुछ लिखा हुआ है पता नहीं, हाँ जी क्या उसने कहा है, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ, आफ्टर इंटेंस निगोशिएशन द सप्लायर हैव ऑफर डिस्काउंट। अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम डिसीजन मेकिंग इसी बुनियाद पे करेंगे कि अगर हम एक्सेप्ट करें तो हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, आगे सप्लायर सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, ठीक है। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 15, 10, और बच्चे कहते हैं ये डिस्काउंट इग्नोर करके अगर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आप फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट को इग्नोर कर रहे हैं, फिर आपको दोबारा डिसीजन मेकिंग करनी पड़नी है। तो बेहतर है कि अभी आप जब परचेज की या इंपोर्ट की कॉस्ट लो तो वो डिस्काउंटेड फिगर्स पे लो। अब हमारे सवाल की तरतीब क्या बनेगी, गौर से ज़रा सुन लें, मैं ज़बानी हवा में खाका बनाने लगा हूँ। पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन ऑफ, उसमें हम लिखते हैं रिक्वायर्ड मशीन आवर्स टू मीट द डिमांड। उसने डिमांड के लिए नहीं दिए थे मशीन आवर, उसने जो मशीन आवर दिए थे वो प्रोडक्शन के लिए दिए थे, वह मसला है। तभी मैंने वो 1 घंटे के निकाले हैं। 2,40,000 जो मशीन आवर है वो पूरी डिमांड, सेल डिमांड, डिमांड का मतलब होता है सेल। तो आपको क्या करना था, 2,40,000 घंटे डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट, एक यूनिट के 8 घंटे मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल डिमांड कितनी है, सेल डिमांड 42,000 है। मेरी बात समझे हो, उसने मशीन आवर प्रोडक्शन के लिए दिए और मुझे चाहिए होते हैं टू मीट द डिमांड, तो ये इसीलिए सारे कन्वर्ट करने पड़ेंगे आपको। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, टोटल 240 तकसीम वो जो आपने 8 घंटे निकाले थे उसी को आगे इस्तेमाल कर लो, ठीक है, माइनस अवेलेबल घंटे, ये टोटल ये है 735। ये क्यों है टोटल, क्योंकि कंपनी ने जो पुराना प्लान दिया हुआ वो कहता है कंपनी फुल कैपेसिटी पे काम करने का प्लान कर रही है, तो ये फुल पे ही बना हुआ है प्लान जो पहले बना हुआ है जी। कैसे पता चल रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, उसने रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है, प्लान, प्रोडक्ट वाइज प्लान, प्लान मींस प्रोडक्ट, वही प्लान ही बताने हैं। आगे मांगा क्या, यूनिट्स मांगे, क्या मांगा है, खुद तो उसने कह दिया है प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्लान ऑफ प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट टू मैक्सिमाइज द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। इधर से भी पता चल रहा है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमल प्लान को कहते हैं, इधर से पता चल रहा है। रिक्वायरमेंट लिखिए सीधी सीधी हलवा मलाई, जिसको रिक्वायरमेंट पढ़ के नहीं पता चल रहा वो फिर परेशान होगा जी। रिक्वायर्ड कितने आते, किसने निकाले हो, रिक्वायर्ड आएंगे 96, रिक्वायर्ड ये कहती हैं बच्चियां और ये जवान भी कहते हैं 969 000 के 00, 969 000 माइनस अवेलेबल है 7,35,000, तो शॉर्टेज कितनी है 2 लाख। मैं करवा नहीं रहा, मैं ज़बानी कलामी बता रहा हूं, मेरे साथ वही चल सकता है जिसने काम किया है, जो काम नहीं करेगा वो बेचारा घबराएगा की हो गया साढ़े नाल। अच्छा, कई लोग काम नहीं ना करते साथ साथ। इसके बाद जब आपने वो स्टेप करना होता है दूसरा कंट्रीब्यूशन, तो वो सेल प्राइस से जो बचा करेगा गलत है। इस सवाल में तीनों प्रोडक्ट एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है, इंपोर्ट की कॉस्ट नहीं दी हुई, तो आपको लिखनी है इंपोर्ट की कॉस्ट या परचेज कॉस्ट पर यूनिट डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंटेड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर, और फिर रैंकिंग कर लेंगे, ये होगा, ठीक है। फिर प्लान बनाएंगे, प्लान में प्रॉफिट नहीं मांगा, सिर्फ यूनिट्स मांगे हैं, तो ये आपने घर से होमवर्क है आपका, ये करना है। मैंने सिर्फ क्यों पढ़ा है, बच्चे घबराते ही हैं कि डाटा मिलियंस में क्यों दिया, सिर्फ तंग करने के लिए। कुछ डाटा एक्स्ट्रा ही टोटल में दे दिया, हालांकि उसकी टोटल की जरूरत नहीं होती, हमें उसकी जरूरत क्या होती है,
तो इस सवाल को हल करने से पहले जिस बच्चे ने डेटा कन्वर्ट ना किया वो खपता रहेगा। और इसमें यही हुआ था, बच्चों को कईयों को पता लग गया था ये लिमिटिंग फैक्टर का है, लेकिन वो कहते ये नहीं समझ आ रही कि डेटा कैसे ले, ये तो बिल्कुल अजीब तरीके का डेटा आया पहली दफा। हाँ, वो पर यूनिट पे डाटा चाहिए होता है, उसने सारा ही डाटा किस में दे दिया है, मिलियंस में, टोटल में धोखा दिया, तंग किया, बस और क्या है। आई कैप को ये पसंद है कि लोग खपते रहे, हालांकि मैथ है और कुछ नहीं है कि टोटल के डाटे को पर यूनिट पे करो, फिर सवाल हल करना शुरू करोगे तुम, और करना कैलकुलेटर पे ही है कन्वर्ट, उनको कन्वर्ट करके नहीं दिखाना। लेकिन मसला ये है कि वो कन्वर्ट करेंगे तो चलेगा काम। मैंने 8वां सवाल करवाना है, चलो भाई तो है तुम्हारे पास सवाल, मैंने 8वां करवाना है, बस आज मैंने 8वां ही करवाना है, आराम से तसल्ली से व्हाइट बोर्ड भरना है। 8वें सवाल पे आए सब, पापा क्वेश्चन है, इसके बाद आज तक इतना अच्छा सवाल नहीं आया। ये वो क्वेश्चन है जिसपे आई कैप मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये जुल्म भी है। तकरीबन कितने नंबर का सवाल है, 19 नंबर का। ए पार्ट अभी रेलेवेंट है, बी नहीं पढ़ा आपने, तो 15 नंबर रेलेवेंट है। 15 नंबर का मतलब है 15 इंटू 1.8 करें तो ये 27 मिनट में होना चाहिए, नहीं होता, ये पेपर में भी नहीं हुआ था लोगों से, ये कम से कम 45 मिनट 50 मिनट में होता है, अगर मैं खामोशी से खुद भी करूं। आपको अभी तो हमारा घंटा लग जाना है तकरीबन। जी क्वेश्चन देखें, वो कहता है रिक्वायरमेंट पर आए, सब बच्चे खामोशी से देखें प्लीज, क्वेश्चन में मेरे साथ साथ रहना है क्योंकि पिछला मैंने आपको दिया है, ये अब करना है, ये ना हो कि इसमें भी आपकी नैया डूब जाए। कहता है रिकमेंड वेदर, क्या कहता है, रिकमेंड वेदर कंपनी शुड कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग इन द एग्जिस्टिंग कंट्री या स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कंट्री एक्स। आपसे उसने रिकमेंडेशन मांगी है, कहता है बताओ एग्जिस्टिंग कंट्री में ही चीजें बनाते रहें या किसी नए कंट्री में चले जाओ। नए का नाम क्या है, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहां से पता चला ये नया मुल्क है जहां हम जाना चाह रहे हैं, कोई पढ़ के नहीं पता चला ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। योर रिकमेंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल। ये लफ्ज बता रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान को कहते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन का मतलब ऑप्टिमल प्लान है, यहां से पता चल रहा है कि ये सवाल लिमिटिंग फैक्टर का होगा। बी पार्ट थ्योरी है, वो बाद में बताएंगे, अभी छोड़े। हाँ जी, क्वेश्चन का डाटा ऊपर क्या दिया है, कहता है कैलकुलेटर जरा हाथ में रखने, साथ साथ सवाल भी, क्योंकि मैंने कुछ चीजें कैलकुलेट करवानी है। वो कहता है येलो लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट्स दैट आर अल्फा बीटा और, नीचे टेबल की शक्ल में भी 3 ही नजर आ रही हैं, अल्फा बीटा और गैमा, ठीक है। कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द ओवरसीज कस्टमर फॉर 3000, 4000 and 1000 kg of alpha, beta and gamma respectively। जी इन्हें एक ऑर्डर मिला है, अभी तक ये कहीं नहीं कहा कि ये ऑर्डर हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है या ये कंपलसरी ऑर्डर है। ऑर्डर के तहत आपने कितने बनाने हैं, 3000, 4000 और 1000 अल्फा बीटा गैमा। दिस ऑर्डर, मैथ आ गया, दिस ऑर्डर रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ टोटल डिमांड। ये टोटल डिमांड का कितने फीसद है, तो टोटल डिमांड को एक्स रख के सॉल्व कर ले जी। टोटल डिमांड, अब ये मैथ है, ये देखो एक होती है कंपलसरी डिमांड या कंपलसरी, या चलो कंपलसरी ना भी हो, ऑर्डर, ऑर्डर के अलावा अदर डिमांड, ऑर्डर है अदर डिमांड है, तो ये क्या आ गई, टोटल डिमांड। उसने ऑर्डर का है 25%, इसका, इस डिमांड का 25% है, ये नहीं पता नहीं एक ही ना है, ये तो दिया है मेरा ख्याल है 3001 के अल्फा के। तो कई लोग जिनको मैथ अच्छा आता है, जो एक्स रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं कि सर जी अगर ये ऑर्डर 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय टोटल डिमांड है, तो टोटल डिमांड निकालनी हो तो ये 25% जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें चलो रकमे देख लें, ऑर्डर के 3000 है, ये 25% है और ये फाइंड करना है तो एक्स,
टोटल डिमांड आ सकती है? कैसे आएगी? ये जो 25% इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे जाकर क्या हो जाएगा? तो करी जो 3000 को 25% पे डिवाइड करो मतलब 0.25 पे कितनी आती है? ये आ गई। तो ये अदर डिमांड होगी फिर, या आप 75% कर लो, टोटल में से ये माइनस करो, ये आ जाएगी। ऐसे ही बाकियों की भी निकालो प्रोडक्ट। अल्फा की मैंने निकाली है, सबसे निकल रही है। मैथ है ये टॉपिक से हट गया है, वो टॉपिक से हट गया है, वो आपको मैथ में ले गया है। दूसरी प्रोडक्ट जो अल्फा के बाद बीटा है उसकी ऑर्डर में कितने का है? 4000। वही 25% तो कांस्टेंट है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 0.25 करो, 16000 की डिमांड और ये आ जाएगा 12000। गैमा के साथ भी करो 4000, वो भी 4000 है नहीं 1000। अच्छा टोटल कितना आता है पता लग गया? हाँ भाई जवान समझ आ गया? आगे चलो, आप पढ़ो ऊंची आवाज से सवाल। तुम सो रहे हो क्लास में, सुस्ती डाल रहे हो मुझे। आगे पढ़ो, ऊंची आवाज से पढ़ना है, ऐसे पता लगे कि सर की भी आवाज नहीं निकलती जितनी मेरे जवान की निकल रही है जी। एनी अदर ऑर्डर, क्या मतलब है इस लाइन का? वो आपको कहना ये चाह रहा है कि भाई ये ऑर्डर सबसे पहले करना ही करना है। अगर आपने ये ना किया तो इससे मुस्तकबिल में आने वाले जो ऑर्डर्स है ना वो शायद में, अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो एडा कारोबार देगा तानू कि रेल पेल हो जाएगी। तो वो कहना ये चाह रहा है कि ये भाई कंपल्सरी और ये करना ही करना है। तो ये फिर नीचे वाला नॉन कंपल्सरी होगी। हालांकि सीधा सीधा भी लिख सकता था कंपल्सरी, उसने कहानी फेंकी है सिर्फ सवाल की स्टोरी लंबी करने के लिए। तो पहले पैराग्राफ में कोई काम की चीज नहीं, सिर्फ 2 बातें काम की हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? उनका एक ऑर्डर है जो हमने लाजमी करना है, और टोटल डिमांड मालूम हो रही है, और वो भी मैथ लगा के ही हुई है, सीधी सीधी नहीं थी। इसका 1 या 2 नंबर थे इस कैलकुलेशन के। आगे पढ़ो जी, आगे पढ़ो। अच्छा यहां से अब पता चल रहा है, देखो पर यूनिट डिटेल, ऊपर केजी लेके चल रहा था, नीचे आके कह दिया है पर यूनिट। तो ये आई कैप की टाइपिंग मिस्टेक है, या इधर पर केजी होना चाहिए, या ऊपर ये जो ऑर्डर के साथ केजी लिखे हुए थे ये यूनिट्स, तो उसको करेक्ट कर लो। पर यूनिट इसको ना छेड़ो, ऊपर से उड़ाओ। वो आई कैप ना ये कई दफा बोंगियां मारता रहता है, इस तरह पता ही चल जाता है सवाल को पढ़ के। तो ये 3000 केजी नहीं है, उसके साथ केजी काट के यूनिट्स लिखो, क्योंकि नीचे जब उसने कह दिया पर यूनिट डाटा और प्रोडक्ट का पर यूनिट, तो ये प्रोडक्ट ही नहीं अल्फा, ये 3000 यूनिट्स हैं, ये 4000 यूनिट्स हैं। ऊपर कटिंग करो, वहां पे भी ऐसे बोंगी मिली है, ये पेपर में ही आया हुआ वैसे। तो आपने वहां टेंशन नहीं लेनी, शोर नहीं डालना, बस आप खुद ही सही कर लें, ठीक है। ये बड़ी दफा आई कि आपने ये गलती की हुई है, खुद ही बेचारा केजी यूनिट में कंफ्यूज है। एक्चुअली वो सवाल बनाने वाले ने ऊपर तो केजी लिख दिया, नीचे आके उसको याद ही नहीं रहा जहां से छापा लगा रहा था कि उसको पर केजी करे, और रिव्यू भी नहीं किया, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारा सवाल पर केजी पे होना था, लेकिन चलो आगे चलो जी। ये डाटा आपको क्या दिया है? सेल प्राइस दी है, आगे पढ़ो। बस ठीक है, रकम नहीं पढ़नी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, आगे। मटेरियल को कहते हैं कोई भी इस तरह का केमिकल शेमिकल, ये जो ये मटेरियल होता है, आगे। ये सारा डाटा पर यूनिट के लिए दिया, ऊपर अंडरलाइन कर लेना। 1 यूनिट के लिए कॉस्ट है, केमिकल मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिए हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। नीचे एक स्टार बनाया हुआ है, क्या कहता है? फिक्स्ड ओवरहेड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। मुझे तो पर यूनिट नहीं चाहिए, मुझे तो पूरे बिजनेस के टोटल बजटेड फिक्स चाहिए। निकालो जल्दी से, फटाफट अभी निकालो। डिमांड की बेस पे मुझे टोटल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। ये तो जो उसने प्रोडक्ट वाइज निकाली हुई है, मैं तो इसको हरगिज नहीं मानूंगा। मैंने कल आपको वो 8वें सवाल या पता नहीं 9वें में भी बताई थी, K2 K9 वाले में। टोटल फिक्स कॉस्ट कोई बच्चा निकाले, जो निकाल ले वो हाथ खड़ा कर ले। जो बच्चा फिक्स कॉस्ट टोटल निकाल ले वो हाथ खड़ा कर ले। फिक्स प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, वैसे ये इनकम स्टेटमेंट में जानी होती है, लेकिन निकाल लो जरूरत पड़े। कर लिया तुमने?
कोई नहीं, गलत होगी, कोई मसला नहीं। कर लिए जी, कर लिए। हाँ जी बताओ कैसे किया है, बस प्रोसीजर बताओ, रकमें देखते हैं अभी। सर पर यूनिट को जो अल्फा की जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है उसको उसके जो जितने टोटल डिमांड फिगर बोलो ना बेटा। उसको यानी हमने 12,000 से मल्टीप्लाई किया 750। गुड, 750 टोटल डिमांड से। ऑर्डर शॉर्डर कंपल्सरी नॉन कंपल्सरी नहीं कहा, तो 750 रुपीज इंटू 12,000 यूनिट्स प्लस 400 रुपए पर यूनिट इंटू 16,000 यूनिट्स प्लस तीसरा क्या है 600 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है इंटू ये टोटल डिमांड, क्या आती है अमाउंट 178 170 पॉइंट, अच्छा 170 मिलियन 17.8 मिलियन, मुझे समझ आ रही 170। चलो 17 पॉइंट कैसे निकाली है, ये पॉइंट था, इसका भी ये आधा नंबर था। टोटल डिमांड इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन वाली, टोटल डिमांड इनटू, अच्छा नीचे वैसे उसके साथ भी सेलिंग के साथ भी वही स्टार बनाया हुआ है, उसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ एक मसला है, सेलिंग के अंदर वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स के लिए ये सूल लगेगा स्टार, तो उसमें से जरा वेरिएबल तो अलहदा करो। 250 रुपए का 30% करना तो वो वेरिएबल सेलिंग आ जाएगी, 250 का 30%, इसमें से फिक्स वेरिएबल अलहदा करो भाई, सेलिंग एडमिन में से 75 की वेरिएबल है और बाकी बचती है 175 की फिक्स सेलिंग पर यूनिट। उसके बाद 200 का 30% करोगे तो 60 और 140, 60 और 140 आता है, और तीसरा है 300 रुपए। ठीक है, ठीक है, पता लग रहा है। इस फिक्स सेलिंग को भी टोटल में हम निकालेंगे, जैसे वो निकाली थी वो बाद में निकालते हैं, बस छोड़ दे। आगे चले जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, ये शायद लिमिटिंग फैक्टर हो इसलिए दिए। आगे पढ़ो भाई, सवाल आप पढ़ रहे थे भाईजान, मैंने आपको छोड़ के खुद पढ़ना शुरू कर दी जी। जी आप केमिकल 70 मिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। इस सवाल में जो केमिकल यानी रॉ मटेरियल है वो मैक्सिमम 70 मिलियन का अवेलेबल है, 70 मिलियन रुपीस का, केजी नहीं, कोई नहीं रुपीस ही ले लेंगे। 70 मिलियन रुपए से ज्यादा का मटेरियल आपके पास इंपोर्ट करने की इजाजत, तो ये शायद लिमिटिंग फैक्टर हो, हम चेक करेंगे, शायद हो, शायद लिमिटिंग फैक्टर हो। आगे वो कहता है इनकी मैनेजमेंट ना इस मटेरियल की इंपोर्ट पे जो पाबंदी है इससे बड़ी परेशान है कि मटेरियल भी इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है, और दूसरा जो प्रोडक्ट हम नहीं बना पा रहे वो बाज़ार से भी सप्लायर उसका मौजूद, एग्जिस्टिंग कंट्री में लिमिटिंग फैक्टर है विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर। एग्जिस्टिंग कंट्री में कौन सा टॉपिक बन रहा है, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या लग रहा है हमें, केमिकल, वो वेरीफाई करेंगे, लेकिन केमिकल है और इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब भी लिमिटिंग फैक्टर ही होता है, तो वेरीफाई करके पता लग जाएगा। जितनी डिमांड आप नहीं बना पाएंगे वो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। आगे पढ़ो। वो कहता है वहां बंद करें, एग्जिस्टिंग मुल्क में प्लांट स्टार्ट, दफा मारो, कंट्री एक्स की तरफ चले जाएं। ये अब कंट्री एक्स का एक अलग सवाल शुरू हो गया। आगे चलो पढ़ो। अब आपने सवाल को 2 दफा हल करना है, एक दफा इफ वी मैन्युफैक्चर विद इन, और उधर केमिकल का मसला है, दूसरे केस में इफ वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री। सारा सवाल दोबारा करेंगे जी। उसमें क्या डाटा है, उसमें कहता है केमिकल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंपोर्ट की, वो मुल्क इस लिहाज से बड़ा अच्छा है, जितना मर्जी केमिकल इंपोर्ट कर लो वो कुछ नहीं कहते। आगे लो जी, उधर एक और मसला पैदा हो गया। उस मुल्क में आप जाएंगे तो वहां लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर है। बस स्टोरी बनानी है ना, आई कैप ने सवाल को 2 दफा हल कराना था, एक दफा केमिकल को लिमिटिंग फैक्टर बनाया है, दूसरे मुल्क में क्या चीज है
लेबर आवर, बाकी जो चेंज करेगा ठीक है, नहीं तो फिर डाटा दोनों ममालिक में कॉमन, उधर वैसे मटेरियल लिमिटिंग था, इधर लेबर आवर। आगे Any shortfall in the units can be met by subcontracting or outside suppliers. जी, The cost of buying each finished product of alpha, beta and gamma would be equivalent to rupees 5,000, rupees 4,500, rupees 7,500. ये क्या दिया हुआ है? कहता है कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से नहीं बना पाएंगे तो बाजार से खरीदी जा सकती हैं सप्लायर से, या किसी और से बनवा के दे देंगे आप, लेकिन आप खुद नहीं बना पाएंगे तो सप्लायर मौजूद है। ये फिर कंट्री एक्स हो गया, लिमिटिंग फैक्टर विद एक्सटर्नल सप्लायर। एक ही सवाल में दोनों टॉपिक टेस्ट कर लिए। आगे However, the order considered as high priority would be manufactured by yourself. हाँ, वो कहता है वो जो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर था ना, ये आपने खुद ही बनाना है। मतलब वो यहाँ पे भी कह रहा है उस मुल्क में भी ये कंपलसरी ऑर्डर है, दोनों ममालिक में चले जाएं, ऐड कंपलसरी रहना है। आगे All other information unless otherwise specified. जी, वो कहता है अगर आपकी को मैंने इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं ना की, मतलब सेल प्राइस चेंज नहीं की, तो वो उसी मुल्क में भी और अगले में सेम है। केमिकल की पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं की तो वो सेम है दोनों ममालिक में। लेबर कॉस्ट चेंज नहीं की तो दोनों ममालिक में क्या है, जो रकम चेंज हुई है वो उसने बता दी है कि एक मुल्क में केमिकल लिमिटिंग फैक्टर है, दूसरे मुल्क में, एक मुल्क में सप्लायर मौजूद नहीं है, एक में आप जितनी प्रोडक्ट खुद नहीं बना पाओगे बाजार से ले लोगे। जी, नीचे वाली लाइन पढ़ें आखिरी। By way of rates, a just-in-time system and has no inventories of chemical or finished. जस्ट इन टाइम का मतलब ही होता है कि आपका इदारा इन्वेंट्रीज नहीं रखता, ज़रूरत पड़ने के मुताबिक जितनी केमिकल होगे ख़रीद लेंगे, जितनी प्रोडक्ट बेचनी होंगी वो बना लेंगे। नो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, नो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, कोई जस्ट इन टाइम कहते हैं, उसी को आगे उसने इलेबोरेट कर दिया है। आइंदा कभी पूछ सकता है, ये इसमें सिर्फ आपको ऐसे ही हिंट दिया है, आइंदा वो कभी आपसे पूछ सकता है कि जस्ट इन टाइम क्या होता है। तो जब भी कोई इन्वेंट्री लेस इन्वायरमेंट में इदारा काम करे उसको जस्ट इन टाइम कहते हैं। वैसे पूरी डिसीजन मेकिंग चलती जस्ट इन टाइम से है, कोई इन्वेंट्री नहीं। चलो भाई करो मेरे साथ सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी से स्टार्ट करें जी। लिखें, हेडिंग दें। सबसे पहला स्टेप, बल्कि पहले लिखें कंपनी का नाम, टॉप ऑफ द पेज से शुरू करना है। मैं दोनों ममालिक को इकट्ठा लेके चलूंगा, टाइम बचाओ प्रोग्राम, हर स्टेप दो दफा करूंगा, लेकिन टेबल एक ही बनाऊंगा, इतना टाइम नहीं है वहां दो दफा टेबल बनाएं। तो आप सबसे पहले हेडिंग दे, इदारे का नाम येलो लिमिटेड लिखो, जल्दी करो, येलो लिमिटेड इदारे का नाम लिखो। उसके बाद हेडिंग दो इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्री, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्री एंड, हाँ जी, इवैल्यूएशन कहते हैं फैसला साजी को, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्री एंड कंट्री एक्स। ये तो हमने हेडिंग देके छोड़ दी। अब हम पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं, लिखे वेरिफिकेशन ऑफ, पहला स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जी, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्टेप नंबर 1, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, बल्कि लिखें फैक्टर नहीं फैक्टर्स। ये हेडिंग है और इसमें आपने एक तरफ, यहां जरा स्पेस थोड़ी ज्यादा छोड़नी है, इस साइड पे लिख दें एक तरफ एग्जिस्टिंग कंट्री, एग्जिस्टिंग कंट्री का कॉलम बना लें, और एक तरफ बना लें इसी के बिल्कुल आगे कंट्री एक्स। इधर रुपीज लिख लें क्योंकि केमिकल की शॉर्टेज है, और इधर लिख लें डायरेक्ट लेबर आवर्स। यहां अब मैं वो जो इंग्लिश लिखनी होती है लाइन आइटम वो लिखता जाऊंगा, तो ये स्पेस जरा ज्यादा होनी चाहिए, ये आपका पेज का बॉर्डर कवर करे, यहां एक्स्ट्रा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई चारपाई नहीं बिछानी, ये स्पेस ज्यादा हो, क्योंकि मैं दोनों ममालिक को इकट्ठा लेके चला हूं तो खिचड़ी पक जानी है डाटे में आपसे। तो हमने सबसे पहले, मैं ये पहले फिल करूंगा फिर ये कॉलम फिल कर लूंगा, कोई मसला नहीं। तो लिखे जी रिक्वायर्ड रिसोर्स, हेडिंग दे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज या रिसोर्स टू मीट कंपल्सरी ऑर्डर,
पहले ऑर्डर का लिखो, क्या चाहिए, केमिकल शेमिकल ये वो, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू मीट कंपल्सरी ऑर्डर। तो इसमें लिखो जी कंपल्सरी ऑर्डर में अल्फा, बीटा और गैमा। तो केमिकल है जी, केमिकल कितना चाहिए एक यूनिट पे, केमिकल कितना चाहिए एक यूनिट पे, केमिकल, केमिकल है ना इधर, इधर केमिकल का फंडा है और इधर फंडा था लेबर आवर का। तो एक यूनिट पे कितना केमिकल चाहिए, 2500 रुपया पर यूनिट, रुपयों में ले लो केमिकल, 2500 रुपया पर यूनिट इनटू ऑर्डर की डिमांड, 2500 रुपया पर यूनिट इनटू ऑर्डर में कितनी डिमांड है, ऑर्डर वाली जी 2500 रुपया पर यूनिट, नजर ही नहीं आना ये वाला, 2500 रुपया पर यूनिट इनटू 2500 रुपये इंटू कितनी डिमांड थी ऑर्डर की, 3000 यूनिट्स, ठीक है 3000 यूनिट्स। उसके बाद आगे कॉपी करीजिए आप, इतना ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं, ये जगह भी छोड़ दो जरा, इसमें मैं वो लेबर आवर लिखूंगा बाद में, अभी नहीं, पहले एक दफा ये कॉलम फिल कर लूं। अच्छा, दूसरी प्रोडक्ट पे केमिकल कितना चाहिए, 1800 रुपए पर यूनिट इनटू, बस कर मैं दो दफा ही रहा हूं लेकिन डाटा बार बार नहीं लिखना, इंग्लिश एक दफा लिखनी है, रकमें अलग अलग लिखेंगे। 1800 रुपए पर यूनिट इंटू वो कितने यूनिट्स हैं, 4000 यूनिट्स ऑर्डर के। और आगे आ जाएं केमिकल गैमा पे, गैमा पे जो केमिकल चाहिए वो है 3500 पर यूनिट इंटू 1000 यूनिट्स। तो 1000 रुपीज में लिखूंगा, चलो मिलियन में ना भी लिखूं, 1000 रुपीज में डाटा लिखूंगा, मैं नॉर्मली मिलियंस में नहीं लिखता। तो 25 या 75, 7500,000, ये आएगा 18 चौक 72, 7200, 3500, 1000 कॉमन है तो इसको प्लस कर ले, चेक करो इतना ही आता है, 3 सिफर ऊपर कॉमन ले ले, 18, बड़ी बड़ी रकमों से जान छूट जाएगी, रुपीज इन 1000 कॉमन ले ले। कुछ बच्चे कहते हैं कि ना लेबर आवर भी क्यों ना लिख लें, लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लिख लो यहाँ पे ऑर्डर के लिए लेबर आवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो बल्कि जल्दी हो जाएगा सवाल हमारा। लेबर आवर कितने चाहिए थे बताओ, 6 घंटे, 6 घंटे पर कॉस्ट नहीं लेनी, घंटे वहाँ घंटे शॉर्ट हैं, 6 घंटे, दूसरी के कितने थे 5 घंटे पर यूनिट और 8 घंटे पर यूनिट। इससे आपको ये होगा कि बस उसी प्रोसीजर को दोबारा छाप रहे हो विद डिफरेंट फिगर्स, प्रोसीजर वही छापा जा रहा है। यहां मटेरियल लिया था पर यूनिट, यहां लेबर के घंटे पर यूनिट लिए, इस मुल्क में घंटों की शॉर्टेज है, इनटू डिमांड जो ऑर्डर की है 3000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स। तो मेरा ख्याल है ये घंटे आ जाएंगे 18000, इसको राउंड नहीं करूंगा, 18000 घंटे, 20000 घंटे और 8000, 18 कितना 36000 घंटे। चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट एड, सॉरी 46, सॉरी जी 46,000। आगे चलो, इसके बाद जो नॉन कंपल्सरी डिमांड होती है तो ऐड करें रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टू मीट नॉन कंपल्सरी मार्केट डिमांड, ऑर्डर के अलावा जो मार्केट की डिमांड है, रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टू मीट नॉन कंपल्सरी मार्केट डिमांड, रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टू मीट नॉन कंपल्सरी मार्केट डिमांड जी। तो अल्फा बीटा गैमा, दोबारा लिखें, अल्फा बीटा और गैमा। अब आपको पता है आप कितने, वो जो स्टेप्स हैं वो कितनी पेज जगह पे लिखते हैं, आपको अपनी कॉपी पे पेज मैनेजमेंट खुद करनी है, लेकिन वो जो डिमांड वाली वर्किंग की थी वो हमें W1 करनी पड़ेगी, जहां पे भी करनी, इसके अंदर नहीं खिचड़ी पकानी, जहां हमारा सवाल एंड पे खत्म होगा उसके बाद वर्किंग नजर आनी चाहिए। वो पेज आपने देखना है, एक पेज पे मुकम्मल होता है आपका, 2 पे होता है,
जहां से शुरू करें मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर रजिस्टर है तो 2 पेजेस यूज होंगे। ये अभी पहला स्टेप हो रहा है, इसके बाद दूसरा रैंकिंग है, तीसरा प्लान है, फिर प्रॉफिट भी बना के फैसला होगा। तो आपने ये 2 सफ़े तकरीबन आपके रजिस्टर के छूटने चाहिए। तीसरे सफ़े पे आके वो वर्किंग कर लें, डिमांड वाली जो हमने यहाँ पे की थी। तो वर्किंग 1 डिमांड, टोटल डिमांड, डिमांड की कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, वो जो हमने की थी। तो डिमांड की कैलकुलेशन कैसे की थी? अल्फा की, बीटा की और गैमा की। हाँ जी, ऑर्डर, कंपल्सरी ऑर्डर की डिमांड क्या थी? कंपल्सरी ऑर्डर, हाँ जी, 3000 यूनिट्स 4000 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स, और ये 25% को रिप्रेजेंट कर रही थी। प्लस नॉन कंपल्सरी डिमांड नहीं पता, लेकिन टोटल डिमांड आ सकती है। टोटल डिमांड तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे आई कैप के लिए, वही काफ़ी होगा कि टोटल डिमांड निकालनी है। तो मैंने जो कहा था ऑर्डर के जो यूनिट्स हैं वो टोटल डिमांड का 25% है, तो आई कैप को इस इक्वेशन से गर्ज नहीं है। 3000 यूनिट्स लिखेंगे, 25% का मतलब 0.25 है, टोटल डिमांड निकालनी है तो उधर चला जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर की जितनी डिमांड है डिवाइडेड बाय 25%, बस ये कर रहे हैं आप। आई कैप को ये दिखा दें कि जो ऑर्डर की डिमांड है उसको डिवाइड किस पे कर रहे हैं आप? 25% पे। तो ये खुद ही वो निकालते जाएं। अब आप, मेरा ख्याल है वो कितना था, 12 था, कितना, 12000 यूनिट्स। ऑर्डर के यूनिट्स को ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय 25%। वो इस फॉर्मूले से बनाया मैंने। इक्वेशन भी शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इक्वेशन बना के शो कर सकते हैं। ये 16 आता था और अगला, और हमें नॉन कंपल्सरी डिमांड चाहिए। नॉन कंपल्सरी ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 9000 यूनिट्स, 12000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, ये वर्किंग होगी। तो अब आ जाए इधर, इसी के अंदर खिचड़ी नहीं पकानी, आप इसी में खिचड़ी पकाई जा रहे हैं। अच्छा चलो चलो, हाँ जी। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करूँगा, बल्कि आप भी खामोशी से कॉपी करें, मैं भी। 2500 रुपये पर यूनिट केमिकल लगता है, और कितने यूनिट्स की डिमांड है नॉन कंपल्सरी? 9000 यूनिट्स। फिर 1800 रुपये पर यूनिट का केमिकल है, 12000 यूनिट्स की नॉन कंपल्सरी डिमांड है, 3500 रुपये पर यूनिट केमिकल लगना है, 3500, 3000 यूनिट्स की डिमांड है, 3000 यूनिट्स। तो ये क्या आता है? 2500 इंटू 9, 22500, 21,000 कॉमन लेके 10,000। तो ये ऐड कर लें, 54, ये और ये दोनों जमा हो गए, 72,000 टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बस इतना ही लिख लें, टोटल रिक्वायरमेंट माइनस अवेलेबल, अवेलेबल रिसोर्सेज। 70 मिलियन का मटेरियल था उसने कहा है, तो शॉर्टेज आ जाएगी। ले जी, रुपीज में आई है सारा कुछ। करो अब, ये खुद फिल करो ये साइड। लेंथ के अलावा बाकी कुछ नहीं है सवाल में, लेंथ ही बार मरवा रही है सिर्फ। बाकी तो क्वेश्चन में कोई इतनी ट्विस्ट, बल्कि वो पिछले में ज़्यादा ट्विस्ट थे,
उसमें सारा डाटा पहले टोटल को किस पे कन्वर्ट करना था, पर यूनिट पे। करें जी करें, शाबाश, कर लिए, निकाल लिए। ये बताना जरा, 6 इंटू 9000 यूनिट्स, 5 लेबर आवर इंटू 4000 यूनिट्स, और 8 इंटू, अच्छा सॉरी 12,000, 8 इंटू 54, 12 5 60, 60, 130। ये पहला सवाल है जो इतना खूबसूरत मैं कर रहा हूँ इस चैप्टर में, बाकी चैप्टर्स में किए हैं, इसमें ये पहला है जो स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं। 180 और तो 84,000 लेबर आवर्स की शॉर्टेज है। पहला स्टेप मुकम्मल हुआ, हेंस प्रूव्ड। दोनों लिमिटिंग है अपने अपने मुल्क में, एक ही मुल्क में नहीं, अपने अपने ममालिक में ये दोनों लिमिटिंग फैक्टर हैं। बस ख़त्म पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप करना है, उसको आप पहले देखेंगे मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ, फिर करना है आपने, नहीं तो आपकी कटिंग बहुत होगी पेज की। पेज मैनेजमेंट उसमें मसला है। अमाउंट्स के कॉलम इतने चौड़े नहीं बनाने, लेकिन जहाँ ये लाइन आइटम लिखनी है वो ज़रा आपने इस चीज़ का ख्याल रख के बनाने हैं। तो मैं जो दूसरा स्टेप है ये मैं मिटाने लगा हूँ। ये लिख रही थी वर्किंग जी, जहाँ आपका सवाल एंड होना है उसके बाद ये वर्किंग डिस्प्ले होनी चाहिए। बाकी कई इसके नीचे भी कर देते हैं, मर्जी आपकी, चल जाता है, इतना कोई मसला नहीं। मिटा दूं जी। अब हमने रैंकिंग करनी है, बल्कि स्टेप 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग पूरा लिखना होता है। खामोश हो जो बेटी हो, बस आवाज ना आए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। जी कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 3। तीनों प्रोडक्ट्स का कॉलम बनाना है पहले एग्जिस्टिंग कंट्री में। किसमें? एग्जिस्टिंग कंट्री में। अल्फा, बीटा और गैमा, और यहां डबल लाइन आएगी, ये टेबल यहां खत्म। उसके बाद दोबारा हेडिंग देनी है, इसमें अमाउंट्स लिखनी है सिर्फ, यहां लाइन आइटम आएंगी। तो यही दोबारा प्रोडक्ट्स दोबारा बना लें, अल्फा, बीटा और गैमा। लें जी, ये रुपीज आने इधर, बाय चांस दोनों ममालिक की करेंसी रुपीज है तो आप एक ही दफ़ा ऊपर रुपीज लिख लें, बस ठीक है, रुपीज। चलें ये स्ट्रक्चर बनाएं, फिर हम इसमें डेटा फिलअप करेंगे। पहले एक एग्जिस्टिंग कंट्री जी, पहले इसको फिल करेंगे। जल्दी जल्दी डाटा फिल करें, जो बच्चे एग्जिस्टिंग कंट्री को फिल करें पहले। इस तरह आपको 2 दफा सवाल नहीं करना पड़ेगा, एक ही दफा में आप दोनों सॉल्यूशंस कर लेंगे। सिर्फ पेज मैनेजमेंट किया हमने। आई कैब ने तो हत्तल इम्कान कोशिश किया है कि इनको खज्जल ख्वार करें, वो तो हमने अक्लमंदी से थोड़ी सी पेज मैनेजमेंट करके अपनी ख्वारी कम की है, थोड़ी सी। हालांकि सवाल में है कुछ नहीं, सिर्फ टेंशन है मेरी। वो बच्चा देख के वैसे ही इतना लेंथी घबरा गया था। जी बेटी, प्रॉफिट के बगैर तो फैसला नहीं कर पाओगी, खाली यूनिट से फैसला नहीं हो पाएगा, मजबूरी है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। अब मसला ये खाली प्लान तक करोगे तो पता ही नहीं चलना। एक मुल्क में ख़रीदने की इजाज़त नहीं है, दूसरे में ख़रीदने की इजाज़त है, तो प्रॉफिट निकालना है।
चलो भाई डेटा फिल आपने करना, मैंने नहीं करना, मैं तो आप में से किसी से देख के पहले ये फिल करो। इस मुल्क में एक्सटर्नल सप्लायर नहीं था, सेल प्राइस से होगा। इस मुल्क में एक्सटर्नल सप्लायर था जी, करो भाई करो, शाबाश। चले भाई टैली करें जरा। यहां होगी सेल प्राइस पर यूनिट, मैं ये कंट्रीब्यूशन टैली करने लगा हूं, सेल प्राइस पर यूनिट, और उधर होगा दूसरे कंट्री में परचेज कॉस्ट पर यूनिट। तो स्लैश डाल के लिख दिया ताकि टाइम बचाओ प्रोग्राम। तो सेल प्राइस पर यूनिट एग्जिस्टिंग कंट्री में क्या है, 10,000 रुपए, 9,000, 12,500। उस मुल्क में अगर आप जाते हैं तो परचेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है, 5,000 रुपए पर यूनिट, 4,500 रुपए पर यूनिट, और 7,500 पर यूनिट। ये सारा पर यूनिट डाटा है। इसके बाद इसमें से माइनस करनी होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं बार बार वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखूंगा, जो यहां टोटल आएगा वही टोटल यहां छापेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जी, स्पेशलाइज्ड केमिकल मटेरियल कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट होती है पर यूनिट पे कितना है जी, केमिकल 2500, इसके बाद 1800, और उसके बाद 3500। उधर नहीं कॉपी करूंगा, उधर मैं इसका टोटल ही कॉपी करूंगा वेरिएबल का, इतना टाइम नहीं होता। मटेरियल के बाद लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 1250, 2000, 1500 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर के बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी है, 250। आगे 250 के बाद क्या है, 200, और क्या है 500। ठीक है जी, ये सारी फैक्ट्री की कॉस्ट है। इसका मैं करूंगा टोटल अभी, क्योंकि सेलिंग अलहदा लिखूंगा नीचे। इसका टोटल करो प्रो फैक्ट्री की, ये वाली वेरिएबल 2500 जमा 4,000 रुपए जी, ये 4,000 रुपए की माइनस करूंगा। ये फैक्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल में फैक्ट्री की अलहदा रखते हैं, अदर वेरिएबल अलहदा। जी ये कितना आता है, ये भी 4,000, और ये 50, लेकिन अभी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, अभी एक वेरिएबल रहती है, वेरिएबल सेलिंग। ये आपने हरकत नहीं फरमाई ना, ये आगे इनकम स्टेटमेंट में खज्जल होंगे आप। मुझे पता था तो मैंने वेरिएबल सेलिंग अलहदा लेस की। कितनी अमाउंट है, कितनी है जी वेरिएबल सेलिंग, वो आपको जो भी सेलिंग कॉस्ट दी हुई है उसका 30% लेना है। 30 है ना, तो 75, 60, 19, 90 ले जी। अब आपने इधर इसको कॉपी नहीं करना, इसको कॉपी करें। 4,000 कौन सारा दोबारा लिखे, 4,000, 5500, और ये वाली भी 75, 90। लो जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आने लगा। ये बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, दोबारा इतना टाइम नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो ये आपके पास आने लगा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों ममालिक में। तो इसमें से ये दोनों माइनस करने हैं। 5925 रुपीस पर यूनिट, 4940, 6910 जी, 6910
10 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, यहां पे केमिकल है पर यूनिट स्पेशलाइज केमिकल, और उधर लेबर आवर है, तो डिवाइड करो 2500 का केमिकल है पर यूनिट, 1800 रुपए का और 3500 रुपए का, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इधर मैं किस पे करूंगा, इधर मैं लेबर आवर लिमिटिंग है उस पर डिवाइड कर दूंगा। कितने लेबर आवर है जी, कितने लेबर आवर है, 6 5 8, 6 5 और 8 घंटे। तो ये माइनस करें, 5000 माइनस 4, 1925, 440, 1910 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आएगा 2.37, 74, 1.97। तो इस मुल्क में रैंकिंग कर लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब दूसरे मुल्क में जाके उधर अलहदा रैंकिंग होगी, 150.17 एग्जैक्ट, और सॉरी 0.5, 38.75। रैंकिंग में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो ये रैंकिंग ऑफ प्रोडक्शन आ गई, प्रोडक्शन की रैंकिंग कि कौन सी पहले बनानी है और कौन सी। अब आप ऑप्टिमल प्लान बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 दफा बनना है ऑप्टिमल प्लान। कितनी दफा बनना है, 2 दफा। ले जी, ठीक है, समझ आ गई है, क्या कहते हो। ये मैंने फैक्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट लिखी हुई थी, ये सेलिंग वेरिएबल है। अलग-अलग क्यों लिखी है, इनकम स्टेटमेंट में मकसद समझ आएगा आपको। अभी मैंने, अच्छा जी, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाने लगा हूं, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्लान बस लिखे, ऑप्टिमल प्लान। तो पहले कॉलम में प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है, कंपलसरी पहले बनानी है प्रोडक्ट्स के नाम, और कंट्री एक्स में क्या चीज लिमिटिंग, ओ सॉरी एग्जिस्टिंग कंट्री में स्पेशलाइज केमिकल, स्पेशलाइज केमिकल, और आगे हेडिंग क्या देंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स। दूसरे मुल्क में जब आप आएंगे तो वहां पर कंट्री एक्स में लेबर आवर लिमिटिंग है, प्रोडक्शन यूनिट्स और परचेज यूनिट्स। ये एक ही टेबल में सारे कॉलम बना रहा हूं, आपकी मर्जी है, ये अलग-अलग भी बना सकते हैं 2 टेबल। एग्जिस्टिंग कंट्री, कंट्री एक्स, ये प्रोडक्ट्स के नाम लिखने बस इसमें मैंने, ये दरमियान में लाइन लगनी चाहिए थी इधर, हाँ जी, ठीक है। ऑप्टिमल प्लान इस तरह मैं बना रहा हूं, मैंने एक ही प्लान में दोनों फिट कर दिए, आपकी मर्जी अलग-अलग टेबल ऊपर नीचे बनाओ, ठीक है, नंबर कोई नहीं कटेंगे, आपकी कोई टेंशन नहीं है कि आप मुझे ही किया हुआ टेबल छापें। यू आर आजाद टू फॉलो एनी फॉर्मेट। जी जनाब, हमारे पास अवेलेबल केमिकल टोटल रिसोर्स कितनी अमाउंट का था अवेलेबल, 70 मिलियन। तो मैं 1000 कॉमन ले रहा हूं, रुपीज इन 1000, 70,000 का केमिकल अवेलेबल था। पहले कंपलसरी डिमांड बनानी है, कंपलसरी। ये तो 2 प्लान बनाना बेहतर था वैसे अलग, क्योंकि रैंकिंग ही फर्क है। कंपलसरी बेहतर है, 2 अलग ही बनाओ, एक बनाएंगे तो खुद ही खजल होंगे जी। कंपलसरी, कंपलसरी में क्या बनाना है, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा बनाने में 7500 का लगेगा केमिकल, और उसकी पूरी डिमांड बन जाएगी
3000 यूनिट्स। अच्छा जी, बीटा की 7200 का केमिकल, पूरी डिमांड बन जाएगी 4000 यूनिट्स ऑर्डर की, और गैमा की 1000 यूनिट्स। ये ऑर्डर बन गया पूरा। अब जो बाकी बचा है वो रैंकिंग के मुताबिक बनाना है। नजर आ रही है स्क्रीन की नहीं? अच्छा जी, हाँ जी, मार्कर सारे फारिग हो गए। क्या आता है माइनस करके? कोई छापा लगा रहे हैं अब कई बच्चे। 51800 51800 का। अब आपने रैंकिंग के मुताबिक बनाना है नॉन कंपल्सरी। जो नॉन कंपल्सरी है, तो नॉन कंपल्सरी पहली रैंकिंग कौन सी पे है? बीटा। बीटा रैंकिंग 1 पे है। हाँ जी, बीटा बनाने में कितना लग जाएगा? 21,600 रुपए का केमिकल। 21,600 का केमिकल लगेगा, और यूनिट कितने बन जाएंगे उसके? 12,000 यूनिट्स की डिमांड है। इसके बाद बीटा के बाद दूसरे नंबर पर अल्फा बनाएंगे। अल्फा बनाने पर 22,500 लगना है। 22,500 जी, पूरा लग जाएगा, ठीक है। अल्फा के भी पूरे यूनिट्स बन जाएंगे। 9,000 यूनिट्स की मार्केट डिमांड है। पीछे बचेंगे हमारे पास 7,000। इसमें गैमा बनाएंगे। गैमा के 7,700 के मटेरियल में अब हम कितने यूनिट बना सकते हैं? तो ये 1000 कॉमन लिए हुए हैं। 7.7 मिलियन है ये। 7.7 मिलियन डिवाइडेड बाय 3500 कितने? 2200 यूनिट्स आते हैं। 2200 यूनिट्स। 2200 यूनिट्स कहां से आए? हमारे पास 7.7 मिलियन मटेरियल बचा है, और एक यूनिट पे 3500 रुपए का लगता है। डिवाइड कर लो। ये एक प्लान मुकम्मल हो गया है। कौन से मुल्क का ये प्लान है? एग्जिस्टिंग का प्लान है जी, बिल्कुल। कंट्री एक्स का भी प्लान बनाएंगे दोबारा। वो प्लान मिटा के बना लें या नीचे बना लें, वैसे जगह तो खत्म हो गई अब। वहां बनाऊंगा कंट्री एक्स का। जल्दी करो यार, प्लान नहीं बना भी आप लोगों से। जिन्होंने प्लान बना लिया वो इनकम स्टेटमेंट बनाए 2 दफा जी। चले जी यार, प्लान बता दो भाई। मैं अब प्लान सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे, जो कंट्री एक्स का है। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा सारा छापा। ये बच्चियां कह रही इनकम स्टेटमेंट बनवा दें, फिर हमारी आगे क्लास है। तो मुझे सिर्फ प्लान बताओ। कंपल्सरी तो वही आएगा कंट्री एक्स का। कंपल्सरी में अल्फा, बीटा और गैमा के उतने उतने यूनिट्स ही बनने हैं। 3, 4 और ये कंपल्सरी बनने हैं। नॉन कंपल्सरी कितने कितने बनने हैं जी? रैंकिंग 1 पे गैमा। गैमा के पूरे 3000 यूनिट्स। अल्फा के ओहो गैमा के 3000। 5000 यूनिट्स अल्फा के। अच्छा, ये बनाएंगे नहीं? प्रोडक्शन ये नहीं बनेंगे। परचेज कौन से करने हैं? अल्फा के 4000 परचेज होने हैं, बीटा के, और इसका कोई यूनिट नहीं। मैंने इस तरह लिख लिया जरा टाइम बचाने के लिए प्लान। ये जवाब है, प्रोडक्शन और परचेज। अब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने लगा हूं एग्जिस्टिंग कंट्री की और कंट्री एक्स की जी। कंट्री
एक्स की बना दे, दूसरी ना बनाए, कंट्री एक्स की देख लो। चलो भाई ये बच्चे बहुत फरमाइशें कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कहते हैं बना लेंगे, क्लास है, कंट्री एक्स की बना दें। ये लें जी, मैं कंट्री एक्स की बनाने लगा हूं, एग्जिस्टिंग की भी बना सकते हैं। मैं कंट्री एक्स की बनाने लगा हूं, उसमें शॉर्टकट कोई नहीं लगना। कंट्री एक्स की इनकम स्टेटमेंट कैसी बनेगी? मार्जिनल कॉस्टिंग चलना है जी। सब बच्चे लिखना छोड़ दे जरा, कैलकुलेटर पकड़ लें, क्योंकि मैं भी डाटा गलत लिख सकता हूं इसमें। अब डाटा ज्यादा लिखना छोड़ दे सब बच्चे। मैं कंट्री एक्स की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं ताकि प्रॉफिट पता चले। एग्जिस्टिंग आपने खुद बनानी है कंट्री एक्स की। हाँ जी, कंट्री एक्स की सबसे पहले लिखेंगे सेल रेवेन्यू, एक लाइन छोड़े, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले आएंगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर आएगी वेरिएबल परचेज कॉस्ट, फिर आएगी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तीन तरह की वेरिएबल आती है इसमें जब आपका एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद होता है। तीन तरह की ये वेरिएबल कॉस्ट आनी है, वेरिएबल प्रोडक्शन फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस, वेरिएबल परचेज फॉर यूनिट्स परचेज्ड, वेरिएबल सेलिंग फॉर यूनिट्स सोल्ड। तो ये तीन तरह की वेरिएबल कॉस्ट आनी है। शॉर्टकट नहीं लगता होता इसमें एक्सटर्नल सप्लायर वाले में, बाकी किसी में लगा लो। तो ये तीनों वेरिएबल लेस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। फिर इसमें से दोनों फिक्स लेस करनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट में, बजटेड फिक्स कॉस्ट जिसे कह सकते हैं, एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वैसे ये ना भी लिखो तो काम चल जाएगा क्योंकि ये सेम होनी है दोनों कंट्रीज में, इसको छोड़ भी सकते हैं। कोई फिक्स कॉस्ट में इजाफा कमी तो नहीं बताई, बस आप ये कंट्रीब्यूशन से ही फैसला कर लेना। फिक्स कॉस्ट अगर सेम है तो ना भी लिखो तो काम चल जाएगा, कंट्रीब्यूशन से भी फैसला हो सकता है दोनों ममालिक का। वैसे लिख भी लोगे तो नंबर कोई नहीं कटेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट कंट्री एक्स में और उधर चेंज नहीं हो रही, तो मैं इसलिए डंडी मार रहा हूं, टाइम बचाओ प्रोग्राम। ये डंडी पेपर में भी मारी जा सकती है। हाँ, अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हुई होती ना दोनों ममालिक में, फिर फटा था, फिर लाजमी लिखनी थी। अब चेंज नहीं है, ये ढांचा है, इस ढांचे को मैंने करना है फिल। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, मेरी आदत है पहले ये पोर्शन लिखूंगा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, मैं पहले ये लिखूंगा बाद में सेल। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जी। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 4000, 5500। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आएगी 75, 60 और 90। ये आएगी फॉर यूनिट सोल्ड, ये आएगी फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और वेरिएबल परचेज कॉस्ट आएगी फॉर वो यूनिट्स, वहां से उठाने ध्यान से, आप करेंगे लापरवाही, एक का पकड़ेंगे सर, दूसरे का पकड़ेंगे पैर। हालांकि अगर आप अल्फा प्रोडक्ट पहले लिख रहे हैं तो पहले अल्फा को करो। अब बीच में कंपलसरी ऑर्डर भी है, क्या है? कंपलसरी। तो अब आप जरा देख लें गौर से सिचुएशन क्या है। हमने अल्फा के 3000 यूनिट्स ये बनाए हैं, पहले भी बनाए थे। 5000 यूनिट्स ये बनाए हैं, तो टोटल कितने बना लिए अल्फा के? 8000 यूनिट। ये बनाए नहीं है, ये परचेज करके दिए हैं। तो अल्फा के यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं 8000, चाहे ऑर्डर के लिए बनाए हैं या जिसके लिए बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 8000 यूनिट्स बनाए हैं अल्फा के। और अल्फा का एक यूनिट बनता कितने का है? 4000 रुपए का। तो यहां लिखने लगा हूं 4000 रुपया पर यूनिट अल्फा की प्रोडक्शन कॉस्ट है इनटू अल्फा के यूनिट्स। गलती आप क्या करेंगे? कॉस्ट अल्फा की उठाएंगे, यूनिट गैमा के मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और कह रहे होंगे टैली नहीं कर रहा सर। टैली तो वो सारी जिंदगी लगे रो नहीं करेगा। अब दूसरी प्रोडक्ट क्या है? बीटा। बीटा की वेरिएबल कॉस्ट है 4000 रुपए पर यूनिट। अब बीटा के कितने यूनिट प्रोड्यूस की हैं?
4000 ऑर्डर के लिए, मार्केट की कंपल्सरी डिमांड के लिए नहीं, खाए बचा ही कुछ नहीं, तो 4000 यूनिट से ज़रब देंगे प्रोड्यूस यूनिट्स। तीसरी प्रोडक्ट गैमा की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? गैमा की 5500 रुपए पर यूनिट इनटू कितने है जी? 1000 यूनिट ऑर्डर के लिए बनाए थे, 3000 यूनिट मार्केट के लिए बनाए थे, तो टोटल 4000 यूनिट्स। लो जी 1000 कॉमन लिया हुआ है, ये आ जाएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 70,000 जी, सॉरी ठीक है बेटी 70,000। चलें जी आगे। यहां तक किसी का कोई मसला मसाइल? छापा लगाने से बेहतर है देख लो, तस्वीर ले लेना, पहले देख लो क्या ये मैंने यूनिट सही ली है और कॉस्ट सही ली है। अब मैं लिखने लगा हूं वेरिएबल परचेज कॉस्ट। क्या लिखने लगा हूं? परचेज कॉस्ट होती है जस्ट फॉर परचेज यूनिट्स। तो वो परचेज यूनिट्स किस किस के थे? हाँ जी, अल्फा की परचेज कॉस्ट है कंट्री एक्स में 5000 रुपए का एक यूनिट आता है, और ये वेरिएबल होती है। एक यूनिट 5000 रुपए का आता है, और अल्फा के कितने यूनिट परचेज किए? 4000 यूनिट। तो लो जी एक यूनिट 5000 रुपए का खरीदा जाता है, और इसके हमने 4000 यूनिट्स खरीदे हैं, खरीदे प्लस दूसरे की बीटा की परचेज कॉस्ट है 4500 रुपए, और उसके 12000 यूनिट परचेज की हैं। ये जिसको याद रह गया ना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल परचेज कॉस्ट होती है फॉर यूनिट्स, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होती है फॉर यूनिट्स सोल्ड, बना के या खरीद के टोटल। तो बेटा वो फिर गलत नहीं करेगा। बताओ भाई बताओ, पर यूनिट ये कितनी है? 4500 इंटू 12000 यूनिट्स परचेज। बस तीसरे के कोई नहीं किए, अगले के किए परचेज, बस ठीक है। 70 इतनी बड़ी, चलो ठीक है मर्जी हो गई, 74,000। अब आ जाते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पे और सेल रेवेन्यू पे। तो वो तो टोटल यूनिट्स ही बिकेंगे, टोटल डिमांड। वजह कुछ खरीद के बेच दिए, कुछ बना के बेच दिए, तो सेलिंग यूनिट्स टोटल डिमांड पे ले लो। तो ये लिख लें जी, सेल रेवेन्यू क्या आएगा और सेलिंग कॉस्ट, दोनों का तरीका एक है। मैं सेलिंग कॉस्ट लिखने लगा हूं, 75 रुपए एक यूनिट की सेलिंग कॉस्ट है, इनटू टोटल डिमांड। टोटल डिमांड कैसे पता चला बेटा? 4000 नहीं टोटल, हाँ 3000 ये बना के बेचे, 5 ये बना के दे बेचे, 5 और 3 8, 8 और 4 खरीद के बेचे, 12000 की डिमांड पूरी बना के बेच की या खरीद के जो भी है बेचे तो सारे हैं। तो ये 12000 यूनिट्स की पूरी डिमांड बिकेगी, प्लस दूसरी प्रोडक्ट जो है उसकी वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए, पूरी डिमांड बिकेगी क्योंकि सप्लायर मौजूद था। पूरी डिमांड बताओ, थक गए हो यार, बुढ़े गए हो, मैं बूढ़ा आदमी है। 90 रोटी नहीं खाती, मैं तो नहीं खाती। 90 इंटू 4000 कितना आता है? 222 बस इतना है। ये रेवेन्यू कैसे आएगा? जहां मैंने ये कॉस्ट लिखी है ना, जैसे वहां सेल प्राइस लिखो, ये नहीं है सेल प्राइस, सेल प्राइस इधर तो सेल प्राइस इस्तेमाल ही नहीं है। ये अल्फा की सेल प्राइस है 10,000, बीटा की 9,000 और उसकी 12,500। तो ये कैसे आएगी? 10,000 रुपए की सेल प्राइस पर यूनिट इंटू पूरी डिमांड, प्लस दूसरी प्रोडक्ट की सेल प्राइस है 9,000 रुपए पर यूनिट इंटू पूरी डिमांड, 16,000 यूनिट्स पूरे बिके हैं। तीसरी की सेल प्राइस है 12,500। ये मैं बोल जो रहा हूं ये आपके लिए नहीं बोल रहा, अपने लिए भी बोल रहा हूं। 12,500 इंटू टोटल डिमांड 4,000 यूनिट्स जी, 314। अब तो फटाफट जवाब आ रहे हैं। 146। जब आप एग्जिस्टिंग कंट्री में होंगे और पाई प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन 10 मिनट 167,780। जब आप एग्जिस्टिंग कंट्री में सॉल्व करेंगे तो ये पूरी डिमांड नहीं बिकेगी, इसमें चेंज आएगा, इधर चेंज आएगा, बल्कि सारों में चेंज आएगा।
सारों में यूनिट्स का फड्डा पड़ेगा, सारों में यूनिट्स का फड्डा है और उसमें परचेज भी नहीं कर सकते आप बाजार से। जितने बनाओगे उतने ही बेचोगे जी। ये कंट्री अच्छा नहीं, मुझे क्या पता यार कौन सा अच्छा है, वो मैंने कौन सा याद किया हुआ है। आप पीछे आंसर से देख लो कौन सा अच्छा कंट्री है। ठीक है जी। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट गैमा की 5500 रुपए। कैसे? वो प्रोडक्शन नहीं है, तुमने सेलिंग भी शामिल कर दी है। कुकड़ ये नीचे लिखी हुई, सेलिंग को लहदा लिखेंगे बेटा। प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्शन यूनिट से ज़रब देते हैं, सेलिंग कॉस्ट को यूनिट सोल्ड से देते हैं। मैंने ये लहदा इसीलिए तो लिखी है। कल का होमवर्क क्या है? जितने रह गए इस चैप्टर के सवाल सारे ही जितने रह गए, एक ही रह गया बस। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।